डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, जो काफी हद तक पूरे दुनिया में कॉमन है और काफी कंट्रीज इससे परेशान है। डायबिटीज मेलाइटस जो है मालूमात हमारे नाजरीन को फराहम की। अभी तक तो हमारे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि नमक का ताल्लुक डायबिटीज से होगा। दुनिया में लोग आज मेडिकल न्यूज टुडे ने 2017 में तकरीबन 3000 पेशेंट्स पर ये रिसर्च करने की कोशिश किया कि क्यों ऐसा पाया जाता है कि जिन्होंने नमक का ज्यादा इस्तेमाल किया वो डायबिटिक पेशेंट्स दवा खाते हुए भी अपने कोई आदमी 7.5 ग्राम नमक जो है रोजाना इस्तेमाल करने लगे तो उसके डायबिटिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस, 43% रिस्क बढ़ जाता है इस रिसर्च की। टाइप 2, तीसरा जो है वो मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग है और चौथा जो है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ यंग है। टाइप 1 ऐसा डायबिटीज मेलाइटस है जिसमें पेशेंट के इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ये बीमारी अक्सर हमें 30 साल की उम्र के पहले हर किस्म का फ्रूट खाया जा सकता है लेकिन एक मतलब लिमिट के अंदर कम क्वांटिटी में। इसके और क्लियर कर दूं तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स जो डाइटिंग करते हैं, डायबिटीज पेशेंट जो डाइटिंग करते हैं कि हम ना चावल खाएंगे, ना रोटी खाएंगे, ना सब्जियां खाएंगे और सिर्फ फ्रूट्स पे रहेंगे। तो हमने उन पेशेंट्स का देखा एक हफ्ता फ्रूट डाइट पर भी होने के बाद, जो दवाइयां नहीं ले रहे थे, ऑब्वियसली वो दवा नहीं खा रहे थे डायबिटीज की, एक हफ्ते बाद जब हमने चेक किया तो उस पेशेंट का डायबिटीज लेवल 555 था। तो ऐसा नहीं। मेमार मिल्लत चैनल के नाज़रीन, मेमार मिल्लत चैनल के ज़ेर एहतमाम हेल्थ अवेयरनेस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले एपिसोड को तवक्को से ज्यादा पसंद किया गया और नाजरीन के बेपना इसरार पर दूसरा एपिसोड बउनवान डायबिटीज आपकी खिदमत में पेश करने की हम सादत हासिल कर रहे हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर निहाल अहमद साहब। हम आपका आज की इस बज़्म में पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने हमारा पहला एपिसोड देखा होगा तो हमने अपने पहले एपिसोड का इख्तिताम एक बहुत ही अहम सवाल से किया था। आम तौर पर ये समझा जाता है कि नमक जो है उसका ताल्लुक सिर्फ बीपी से है, ब्लड प्रेशर से है, उसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन क्या क्या नमक का ताल्लुक जो है शुगर से भी है? तो ये सवाल जो है इसी से हम आज के इस दूसरे एपिसोड का आगाज करना चाहेंगे। निहायत ही अहम सवाल है कि क्या नमक का ताल्लुक डायबिटीज से भी है? नमक के इस्तेमाल से डायबिटीज बढ़ सकता है या कम हो सकता है? आइए जाने हमारे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब से कि आप बताएं नमक का डायबिटीज से क्या ताल्लुक है। मेमार मिल्लत के चैनल के व्यूअर्स को हम इस सवाल का जवाब बताते हुए सबसे पहले एक रेफरेंस देंगे। मेडिकल न्यूज टुडे ये एक न्यूज़लेटर मैगजीन है और ये ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस पे भी इनका स्टैंडर्ड पेज है जो आप फॉलो करके इनके सारे कामों को देख सकते हो। तकरीबन एक साल में इनके सारे किए गए रिसर्चेस को 8.5 से 9 करोड़ लोगों का व्यू मिलता है। पूरे दुनिया में लोग इसे देखते हैं। तो मेडिकल न्यूज टुडे ने 2017 में तकरीबन 3000 पेशेंट्स पर ये रिसर्च करने की कोशिश किया कि क्यों ऐसा पाया जाता है कि जिन्होंने नमक का ज्यादा इस्तेमाल किया वो डायबिटिक पेशेंट्स दवा खाते हुए भी अपने शुगर लेवल को बढ़ा लेते थे और जो प्री डायबिटिक थे उनमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते। 3000 पेशेंट्स में रिसर्च करने के बाद इन्होंने देखा कि लगभग 1500 पेशेंट्स जो प्री डायबिटिक थे, यानी उन 3000 पेशेंट्स में 1500 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें रिस्क फैक्टर्स थे डायबिटिक होने के, यानी वो बहुत मोटे थे या उनका लाइफस्टाइल सही नहीं था। उनमें देखा गया कि वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गए 6 महीने के अरसे में। ये रिसर्च कंप्लीट होते होते कैसे? सिर्फ 2.5 ग्राम नॉर्मल लिमिट से ज्यादा नमक खाने पर। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल साइंटिस्ट, जो कि एक अलग शोबा है,
मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये मिलकर ये नतीजे में पहुंचे कि जैसा जैसा नमक आपके खाने में, आपके हर तरीके की गिजा में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका डायबिटीज के पेशेंट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह यह है कि नमक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसका मतलब आपकी बॉडी हर कतरा ग्लूकोज के लिए एक कतरा इंसुलिन बना रही है, लेकिन बॉडी उसी इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो इंसुलिन बस ब्लड में घूम रहा है और अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है ग्लूकोज को नलिफाई करने का, उसे इक्वलाइज करने का। तो इसलिए जैसे जैसे 2.5 ग्राम नमक की क्वांटिटी खाने में बढ़ती गई, वो पेशेंट्स को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते गए और जो प्री डायबिटिक थे वो डायबिटिक हो गए और जो नॉर्मली डायबिटिक अपने दवाइयों पर वेल कंट्रोल में थे, उनकी क्वांटिटीज शुगर की बढ़ते गई। और मैं आपको दिखा दूं, ये जर्नल के जो पेजेस हैं मेडिकल न्यूज टुडे के, हम ये जरूर डालेंगे अपने स्क्रीन पर व्यूअर्स के लिए, जिसमें फाइनल कमेंट किया गया कि 43% चांसेस बढ़ गए हैं जिन्होंने ज्यादा नमक खाया प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने में। यानी कि इस रिसर्च को देखते हुए कि बिल्कुल लेना देना है ज्यादा नमक का इंसुलिन रेजिस्टेंस से और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायबिटीज से। तो ये जो आपने बताया कि 2.5 ग्राम नमक जो है बढ़ा देने से जो है, मतलब यानी जो पेशेंट जो है डायबिटीज नहीं था जिन लोगों को, उनको भी डायबिटीज हो गया। तो नॉर्मल जो रेंज है उसका नमक के इस्तेमाल का, वो तो आपने गुज़िश्ता एपिसोड में बताया था, एक दफा फिर बता दें कि नॉर्मल रेंज क्या है, कितना इस्तेमाल एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी 24 घंटे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 ग्राम नमक अपने खाने में इस्तेमाल कर सकता है। और वो खाना हो, पानी हो, जिस तरीके की भी बॉडी में उसके खाना सामान जा रहा है, एक शख्स 24 घंटे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 ग्राम नमक खा सकता है। और वो चाहे किसी भी शक्ल में उसकी बॉडी में जाए, चाहे वो पीने की शक्ल में हो या खाने की शक्ल में हो, 24 घंटे का मैक्सिमम लिमिट 5 ग्राम है। उसके बाद जैसे कि पहले बताया मैंने ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कि हर 2.5 ग्राम आपको नुकसान दे रहा है, तो जैसे वो ब्लड प्रेशर में आपके तकलीफ देने वाला था, ठीक उसी तरीके से इस रिसर्च के हिसाब से कि वो आपको डायबिटीज करने में भी नुकसान देगा। यानी अगर कोई आदमी जो है 7.5 ग्राम नमक जो है रोजाना इस्तेमाल करने लगे तो उसके डायबिटिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस, 43% रिस्क बढ़ जाता है इस रिसर्च के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जो है मालूमात हमारे नाजरीन को फराहम की। अभी तक तो हमारे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि नमक का ताल्लुक डायबिटीज से होगा, लेकिन आज आपने एक नहायत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन के हवाले से हमारी मालूमात में इजाफा किया और हमको ये बताया कि डायबिटीज का बहुत गहरा ताल्लुक नमक से है। तो आइए नाजरीन, डायबिटीज के ताल्लुक से ही डॉक्टर साहब से तफसीली मालूमात हासिल करें। सबसे पहला सवाल हम डायबिटीज के ताल्लुक से डॉक्टर नेहाल अहमद साहब से करना चाहेंगे कि डायबिटीज क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं, डायबिटीज के नुकसानात तफसील से बताएं, वो कौन सी अलामतें हैं जिनके जरिए मालूम होता है कि डायबिटीज किसको है। दुनिया भर में इस वक्त खुसूसन हिंदुस्तान में डायबिटीज के मरीजों के ताल्लुक से आदाद शुमार एवं डेटा क्या है, इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से अता फरमाएं डॉक्टर नेहाल अहमद साहब। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जिसमें इंसान के खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये सबसे आसान तरीका था बताने के लिए कि ये वो मर्ज है कि अगर ये मर्ज किसी शख्स को हुआ है तो कैसे पता चलेगा। इस तरीके से पता चलेगा कि उसके खून में शुगर की मात्रा, शुगर की क्वांटिटी बढ़ी हुई रहेगी। बस ये आसान से हमने डायबिटीज को समझ लिया। अब इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं। अब अगर वैरायटीज को समझ लेंगे, इसके टाइप्स को समझ लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि क्यों हुआ और क्या इसके आगे के नुकसानात हैं। डायबिटीज मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये बहुत रेयर है और इसके बारे में इतना बात करके भी, डायबिटीज इंसिपिडस बहुत रेयर बीमारी है और बहुत कम लोग इससे मुब्तला है। इसमें अगर हम इन शॉर्ट देखें तो डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा एक हार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, वो रिलीज होना कम हो जाता है। इस वजह से पेशेंट का पेशाब पर, अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता। आइए हम डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, जो काफी हद तक पूरे दुनिया में कॉमन है और काफी कंट्रीज इससे परेशान है। डायबिटीज मेलाइटस,
डायबिटीज मेलाइटस के जो टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, तीसरा जो है वो मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग है, और चौथा जो है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ यंग है। आइए इसे आसानी से समझें। जो टाइप 1 है, टाइप 1 ऐसा डायबिटीज मेलाइटस है जिसमें पेशेंट के इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ये बीमारी अक्सर हमें 30 साल की उम्र के पहले बच्चों में मिल जाएगी, नौजवानों में मिलेगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जो इंसुलिन बनाने का जो अंग है, आइए इसे समझ लेते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में जो आजा है वो पैनक्रियाज, पेट के नीचे एक छोटा सा आजा है, उसमें बनता है इंसुलिन। इंसुलिन सबसे पहले डिस्कवर किया था डॉक्टर बेस्ट और डॉक्टर बेंटिंग ने 1921 में, जब उन्होंने पैनक्रियाज ऑर्गन एक बॉडी से निकाला और उससे निकलते हुए केमिकल को देखा कि ये तो शुगर से टकरा रहा है और शुगर की क्वांटिटी को कम कर रहा है। तो उन्होंने जब ये चीज को नाम दिया इंसुलिन, उन्हें 1923 में ठीक 2 साल बाद नोबेल प्राइज दिया गया इसके लिए कि ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था कि ऐसी कोई चीज भी है कि अगर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में जाए तो उसे नलीफाई, न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो ये इंसुलिन हमारे जो पैनक्रियाज से बनता है, टाइप 1 से मुब्तला पेशेंट्स में ये इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या वजह हो सकती है? या उसका पैनक्रियाज डैमेज हो, एक बात। दूसरा, या उसके पैनक्रियाज को उसकी बॉडी अब मारना शुरू कर दी हो, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तीसरी बात, बचपन से ही उसके पैनक्रियाज कमजोर बने हुए हो और वो जैसे जैसे बड़ा होते गया उसकी जरूरतें बढ़ती गई, तब उसे समझ में आया कि मेरे पैनक्रियाज जरूरत के तहत इंसुलिन नहीं बना रहे। ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम दूसरे भाषा में कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी ये आपके इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका सादा सादा मतलब ये कि आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं, आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर रही है ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसीलिए हम इस टाइप 2 के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि इसी से सारा दुनिया परेशान है। इसी बीमारी से अक्सर जो पेशेंट्स हम सुनते हैं कि डायबिटीज है, वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केसेस होते हैं। यानी टाइप 1 के मुकाबले में टाइप 2 के काफी कॉमन, बहुत ज्यादा है। और ये एज के तहत, जैसे 30 साल के ऊपर जाने के बाद जो पेशेंट्स को होगा डायबिटीज, वो टाइप 2 होगा, क्योंकि उनके ऑर्गन्स ओके हैं। वरना वो 30 साल के पहले हमें पता चल जाता है कि पैनक्रियाज उनका काम सही से नहीं कर रहा है। 30 साल के बाद इसका मतलब कि इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी में बन रहा है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर्स अपनी जगह पर जाकर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है आने वाले ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज, नलीफाई करने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस चाइना में है, और ठीक दूसरे नंबर पे हमारे मुल्क भारत का भी नंबर है। आज की तारीख में 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 8.25 करोड़ केसेस है डायबिटीज मेलाइटस के, जो ऑन पेपर डायग्नोज्ड है। ये मान लीजिए बड़े समंदर में एक दिखता हुआ बर्फ के पहाड़ की तरह है, जो दिख ऊपर से बहुत छोटा रहा है, लेकिन नीचे कितना गहरा है, कितना बड़ा है, किसी को मालूम नहीं। तो ये ऑन पेपर हमें जो प्रूफ, जो पेशेंट्स डायग्नोज हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो पता चल गया कि अभी एट प्रेजेंट हमारे 127 करोड़ की आबादी में से 7.7 8 करोड़ लोग इस बीमारी से मुब्तला है, ये जो डायग्नोज हो चुके हैं। और न जाने कितने करोड़ लोग जो इस बीमारी को बीमारी भी नहीं समझते हैं और कहते हैं कि ये डॉक्टरों ने पैदा कर दिया, मैं बीमार नहीं था, मैं गया था बुखार का इलाज कराने और मुझे डायबिटीज हो गया। इस तरीके से उन्होंने इन बीमारियों को इग्नोर करके रखा हुआ है। तो उन्हें तो हमने लेबल अभी तक नहीं किया है कि वो डायबिटीज है, नहीं तो ये आंकड़ा और काफी बड़ा होगा। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के लिए अगर हम कुछ सिम्टम्स देखें, कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को जानना हो कि मैं कैसे जान सकूंगा कि मैं इस बीमारी से मुब्तला हूं, तो इसके लिए बहुत आसान सा ट्रायड है। यानी एक 3 सिम्टम्स अगर आप में पाए जाते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना शुगर चेक कराना चाहिए। वो 3 सिम्टम्स है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और वेट लॉस। पॉलीडिप्सिया का मतलब है बहुत प्यास लगना, पॉलीयूरिया का मतलब है बहुत ज्यादा पेशाब लगना, यूरिन की शिद्दत, तेज शिद्दत में लगना और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पेशाब होना। और तीसरा है कि एक लम्हे में 2 से 3 महीने में पेशेंट का तेजी से वेट गिरना। अगर ये तीनों चीजें पाई जा रही है तो बहुत ज्यादा चांस है कि पेशेंट डायबिटिक हो चुके हैं। और आइए अब डायबिटीज के रहने की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या उसकी वजह से तकलीफें आने वाली है, उसके बारे में बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की बात किया जा रहा है। खास करके डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में ऐसा है कि आपके बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, लेकिन वो अपने जगह पर, अपने रिसेप्टर पे, जिस ताले में वो चाबी लगनी थी
वो चाबी उस ताले में नहीं लग रही है और वो चाबी घूम रही है बॉडी में और ताला ओपन पड़ा हुआ है, तो जब ताले से चाबी लगेगी नहीं तो वो दरवाजा खुलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट का ग्लूकोज कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहेगा, दरवाजा खोलकर उसे निकाला नहीं जाएगा, जो इंसुलिन का काम था। तो ऐसे पेशेंट्स के बॉडी में कंटिन्यूअसली 24 घंटा शुगर का लेवल कंटिन्यूअसली हाई रहेगा और ये हाई रहने की वजह से जो हाई शुगर के कॉम्प्लिकेशंस है, जो हमें हाई शुगर के कॉम्प्लिकेशंस देखना है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस उन पेशेंट में पाए जाएंगे। तो इसके बारे में डॉक्टर पार्क प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की किताबों में हमको बताते हैं कि डायबिटीज क्यों इतनी तेजी से दुनिया में बढ़ता गया, जैसे कि किसी ने इस बीमारी को छोड़ दिया हो आवाम में, क्यों? तो इसका सबसे बड़ा वजह डॉक्टर पार्क ने भी यही कहा है और डॉक्टर केडी त्रिपाठी जो कि हमारे इंडियन राइटर है, उनका भी यही कहना है अपनी किताब में। इन लोगों का एक ही बात पे मुतमईन हुए है कि सबसे बड़ी वजह जो है वो है अनफेवरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा चेंजेस हमने लाया है जो बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं था। सबसे बड़ा रीजन यही दिया गया है। हालांकि हम इसे जेनेटिक और हेरिडिटरी और ऑटोइम्यून डिजीज बेस पे बांट सकते थे, लेकिन वो सारी वजह बहुत थोड़े थोड़े परसेंट से। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से बदली किया जो हमारी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसके खिलाफ इस तरीके के चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं। तो इस तरीके से हमने डायबिटीज को बेसिक को समझ लिया है। यानी आपके कहने के मुताबिक लाइफ स्टाइल जो चेंज हुआ है वो वही बहुत बड़ी वजह बन रहा है डायबिटीज पेशेंट जितने तादाद में पेशेंट्स का बनने का बढ़ने की तादाद, इतनी तेजी के साथ लोग डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है लाइफ स्टाइल जो है वो सही तौर पर चेंज नहीं हो रही है या गलत लाइफ स्टाइल, गलत चीजों को अपनाना, गलत जी और अपने आप को और आलसी और लेजी करते जो गए, ये बहुत बड़ी वजह बनी है डायबिटीज करने की। आप डायबिटीज के नुकसान भी बताएंगे, डायबिटीज होने की वजह से क्या क्या तकलीफें होती है? अगर हम इस वर्ड के थ्रू ही आगे बढ़े, डायबिटीज जो हमें पता चल रहा है कि बॉडी में शुगर लेवल काफी ज्यादा है, तो आइए एक जो सबसे कॉमन नुकसान है जो हमारे इंडिया में पैर काटने की जो वजह बनती है, जी अगर किसी भी वजह से मान लीजिए एक्सीडेंट है, बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो उसमें से 20% यानी हर 5 में से एक पेशेंट की उस पैर काटने की वजह उसका अनकंट्रोल्ड शुगर था। उसका शुगर लेवल इतना ज्यादा होना था तो उसका पैर काटना पड़ा। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हाई शुगर की वजह से आपके बॉडी में अगर कोई भी जर्रा बराबर भी बैक्टीरिया आ जाता है, उसे वहां रहने के लिए, जीने के लिए आपके बॉडी में शुगर मिलता है, हाई क्वांटिटी में शुगर मिलता है, तो वहां पे तेजी से डेवलप होता है, डिवाइड होता है और आपके वो हिस्सों को सड़ाना और खराब करना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है जिसके वजह से बाकायदा उंगलियां, पैर, पंजे काटने पड़ते। और दूसरे साइड इफेक्ट्स अगर देखें, जो अक्सर आप अपने आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में अगर डायबिटिक पेशेंट्स को देखो कि उन्हें कैटरेक्ट यानी मोतिया की शिकायत जरूर होती है और आंखों की रोशनी कम होती जाती है। ये भी बहुत कॉमन वजह बन चुकी है पेशेंट्स को मोतिया का ऑपरेशन कराने की। हमेशा ये तकरीबन 3/5 हर 5 में से 3 केसेस जब हमने मोतिया के ढूंढे तो उसमें 3 पेशेंट्स को डायबिटीज था और अक्सर उनमें से या वो दवा नहीं खाते थे या दवा सूट नहीं करती थी या उन्हें पता नहीं था कि वो डायबिटीज है। और धीरे धीरे शुगर एक नए फॉर्म में सॉर्बिटॉल नाम से आप पेशेंट की आंखों में जाके डेवलप होते 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 एक बड़ा सा लेयर बना दिया और पेशेंट की रोशनी कमजोर हो जाती है। ये एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। डायबिटीज में जो पैर काटा जाता है, सिर्फ पैर ही क्यों काटा जाता है? हाथ के ऊपर कोई असर नहीं होता क्या डायबिटीज का? डायबिटीज के शुगर जो लेवल है वो आपके सर से लेकर पैर तक शुगर लेवल हाई है। ऐसा नहीं है कि पैर में ही हाई है, लेकिन अगर आप ग्रेविटी को समझेंगे तो बैक्टीरियाज को पैर में रहने के लिए कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करना है, वो ग्रेविटी के साथ घूमते हुए आसानी से पैर में जमा है। एक वजह। दूसरी वजह एक छोटा सा बेसिक से बात है कि जब खून को ऊपर से नीचे गिरना होगा ये काफी आसानी से गिरेगा, लेकिन जब पैरों से उस खून को वापस से हार्ट में जाना होता है तो काफी प्रेशर की जरूरत होती है। तो वहां पे जो 0.01 सेकंड के लिए खून रुकता है पैरों में, उस दरमियान में वहां पे बैक्टीरिया का काउंट हर सेकंड बढ़ते रहता है। इस वजह से पैर में हमें ये इन्फेक्शन ज्यादा देखने मिलते हैं। एक वजह। दूसरी वजह अगर आप पैर को ही वजह समझ के चलो तो ये भी है कि अक्सर डायबिटीज पेशेंट्स में सॉर्बिटॉल नाम का शुगर,
जाकर पंजों में, हाथ के और पैरों के पंजों में डिपॉजिट हो जाता है एक बार। अब जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो पेशेंट्स के वो एरिया के सेंसेशंस कम हो जाते हैं, वो एरिया में महसूस होने की ताकत कम हो चुकी रहती है। तो जब वो रोड पर चल रहे हैं या घर में कुछ पड़ा हुआ है चल रहे और चोट लग गई, वो चोट उन्हें महसूस नहीं होती, उन्हें मालूम नहीं होता कि मुझे चोट लगी। और गंदगी के जरिए और वहां के चोट के जरिए जो रास्ता खुल गया, वहां से गंदगी और बैक्टीरिया को जाने का रास्ता बनता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पैर में ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जी जी, बहुत। और डायबिटीज की वजह से सिर्फ मतलब मैंने पैर उगाटना पड़ता है या पैर को नुकसान होता है, आंखों को नुकसान होता है, हार्ट, किडनी वगैरह भी मुतासिर होते हैं? बिल्कुल, डायबिटीज की वजह से सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं, डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। इसका मतलब शुगर की वजह से हमारे बारीक बारीक नसों में जो मुश्किलात आती है, उसे हमने इंग्लिश में ये टर्म दिया है। तो जब शुगर लेवल कंटिन्यूअसली हाई रहने की वजह से हमारी जो बारीक नसें हैं उस पर जाकर शुगर छोटे छोटे क्वांटिटीज में डिपॉजिट हो जाता है और उन्हें अपना काम करने में उतना रोल प्ले करने के लिए ताकतवर नहीं रहने देता है। इस वजह से वो नसें कमजोर होती जाती है। इसके वजह से नसों में की दीवारें कमजोर हो जाती है और अक्सर डायबिटीज की वजह से भी पेशेंट हाइपरटेंशन का मरीज हो जाता है। ये माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से एक वजह है। दूसरी वजह है डायबिटीज पेशेंट, यानी जिस पेशेंट के अंदर शुगर लेवल कंटिन्यूअसली हाई है, वो पेशेंट्स का फैटी एसिड, चर्बी, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन, ये सारे चीजें ब्रेक डाउन होना, टूटकर बॉडी में इस्तेमाल होना भी कम हो जाते हैं। ये भी एक वजह इनडायरेक्टली बनती है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज बनता है। ये एक वजह हो गई। दूसरा, अगर आप हार्ट के लिए खास तौर पर बात करें तो बिल्कुल डायबिटीज की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी हार्ट के दीवारों को मोटा हो जाना भी मुमकिन है और ये बहुत हद तक कॉम्प्लिकेशन है। और आइए किडनी की तरफ। किडनी के लिए डायबिटीज की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं किमर्स्टन विल्सन डिजीज, यानी कि डायबिटीज हाई शुगर लेवल की वजह से किडनी को बहुत जोर आता है बॉडी के कचरों को बाहर निकालना यूरिन में, और ये कंटिन्यूसली शुगर जो किडनी में आ रहा है ये किडनी के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करता है और किडनी अपना फिल्टर करने की कैपेसिटी को धीरे 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 खो देती है। पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और किडनी फेलियर में जाता है। ये बिल्कुल कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि अब इतना अवेयरनेस होने की वजह से और काफी दवाइयां आसान हो जाने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन काफी रेयर हो गया है। नहीं तो शुरुआत में पहले पेशेंट किडनी फेलियर में जाता था, फिर पता चलता था कि ये डायबिटीज इसकी वजह है। आज की तारीख में लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग जानने लगे इस बीमारी को। जो लोग जानने लगे और जो लोग अवेयर हो चुके वो जरूर इस बीमारियों से और इस कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए। बाकी जो लोग आज भी इन बीमारियों को नहीं समझते कि ये जानलेवा बीमारी है और हमारे आज़ा को, एक एक ऑर्गन को साइलेंट किलर की तरह धीरे 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 खराब कर रही है, तो वो आज भी इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग डायबिटीज को सीरियस लेते हैं और डायबिटीज की दवाएं खाते रहते हैं, वो ये मोहलिक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है, किडनी है, उससे काफी हद तक महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल बच रहे थे। आपने हार्ट अटैक कहा, हालांकि मैंने दिल के लिए जो बीमारी बताई थी वो हाइपरट्रोफी बताई थी, यानी दीवारें मोटी हो जाना। हार्ट अटैक भी डायबिटीज पेशेंट को आना बहुत आसान है। आइए उसे समझ लेते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स में हाई शुगर लेवल की वजह से खून के छोटे छोटे कतरे, क्लॉट्स बनना बहुत आसान होता है। तो जब पेशेंट का शुगर लेवल कंटिन्यूअसली हाई है, एक वजह। दूसरी वजह उसकी नसों की दीवारें कमजोर हो चुकी है, दो वजह। इस वजह से खून कतरे जो खून को इजीली फ्लो होना चाहिए था पानी की तरह, वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लॉट्स बन के रुके रहते और यही क्लॉट जब घूमकर हार्ट को खून पहुंचाने वाली नसों में जाते हैं तो उन्हें ब्लॉक कर देते हैं और उन्हें हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ता है। ये इतनी डेंजर बीमारी है कि अगर इसके साथ लापरवाही बरती जाए तो बहुत मतलब जानलेवा बीमारी है। लोगों की बहुत मौत कसरत से हो सकती है अगर इसके पर तवज्जो नहीं दी जाए। नाजरीन, आपने देखा कि ये जो डायबिटीज है कितनी खतरनाक बीमारी है और इस पर जो है, इसकी दवाओं पर जो है, अगर पाबंदी के साथ इसकी दवाएं इस्तेमाल की जाए तो बड़ी मोहलिक बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये हमारा पहला सवाल था जिसका आपने तसल्ली बख्श जवाब दिया है। अब हम आपकी खिदमत में दूसरा सवाल पेश करते हैं। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद हैं और उनके जरिए डायबिटीज किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? साइंसी नुक्ते नजर से इन ग़िज़ाओं का तरीका इस्तेमाल क्या है, मिसालों के जरिए समझाएं। तो
तो अगर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हम गिजाओं की बात करें जो उनके लिए फायदेमंद हो, तो हम हर उस गिजा की बात करेंगे जिससे शुगर या तो धीरे धीरे रिलीज होता हो या बहुत कम रिलीज होता हो, क्योंकि उनके लिए शुगर लेवल हाई होना, देर तक हाई होना डेंजरस है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम जो डेली रूटीन में खाते हैं उनके बारे में बात करते हैं ताकि व्यूअर्स को आसानी हो। रोटी, चाहे वो गेहूं के आटे की हो, जवारे की हो, बाजरे की हो, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्लेन कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी ये फायदा है कि जब हम रोटी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो पेशेंट डायबिटिक है अगर वो रोटी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जाता है वो बहुत स्लोली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और उनकी बॉडी को समय मिलता है उस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेना या यूरिन के रास्ते निकाल देने का, ताकि उनके बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई ना मेंटेन रहे। एक जो हमारे डेली रूटीन में रोटी आता है इसकी बात हो गई, और एक जो दूसरा सामान है जो डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो है चावल, जो कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों को अपने अंदर रखता है। हम जैसे ही चावल खाते हैं जो फैट्स है वो ब्रेक डाउन होकर हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं, और जो ये हाई कंटेंट ऑफ शुगर है ये एक तो तुरंत बन गया है और दूसरा ये ज्यादा देर तक बॉडी में रहने वाला है। तो जितनी देर तक हाई शुगर रहेगा उतना ज्यादा अज़ाओं को खराब करेगा। तो इसलिए चावल का इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर कर दिया जाए तो ये पेशेंट के लिए फायदेमंद है। मैंने रोटी इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। दोनों वक्त में वो रोटी की, अगर भूख की शिद्दत है, दोनों वक्त में रोटी की क्वांटिटीज बढ़ा दे वो चलेगा, बिल्कुल वो चलेगा, वो दुरुस्त रहेगा। लेकिन चावल की क्वांटिटी बढ़ाना अपने भूख को बराबर करने के लिए ये गलत होगा। और अक्सर आपने ये चीज सुना होगा कि डायबिटीज पेशेंट को भूख भी बहुत लगती है। जी। ये अक्सर इस वजह से होता है कि अगर उनकी दवाइयां जो चालू है वो दवाइयां राउंड द क्लॉक 24 घंटे तक उनके शुगर लेवल को इनइक्वल अमाउंट नहीं रख रही है। किसी वक्त दवा खाने के ठीक 2 से 2.5 घंटे बाद जब उसका पीक असर आता है, जब दवा अपने असर पे पहुंचती है, उस वक्त पे वो फुल असर करके शुगर लेवल को कम कर देती है। इसलिए पेशेंट्स को अक्सर 2 से 2.5 घंटे बाद, दवा खाने से 2 से 2.5 घंटे बाद तेज भूख लग जाती है और वो भूख बर्दाश्त की नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी दवा कुछ वक्त के लिए पीक एक्शन पे काम कर रही है, काफी ज्यादा काम कर रही है, और उसके बाद उसका एक्शन कम होता गया, फिर बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता गया। हालांकि कुदरती तौर पर जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है उन्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अगर मीठे से मीठा, मान लीजिए उसने डायरेक्ट शक्कर खा लिया, तो वो शक्कर भी खा लिया जो कि डायरेक्ट ग्लूकोज है, बॉडी में जाके उसे कुछ ब्रेक डाउन करके अपने ग्लूकोज के कंटेंट में नहीं आना है। उसने शक्कर खाया, बॉडी में ग्लूकोज गया, तुरंत हमारा जो पैनक्रियाज है जो स्टमक के नीचे जो इंसुलिन बनाता है, उसके बीटा सेल्स इंसुलिन बना के रेडी रखे थे, तुरंत इंसुलिन रिलीज होगा पेट के नीचे से और वो उस आज़ाद में जाएगा जहां जहां पे ग्लूकोज के लेवल बढ़ गए और वहां के ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंसुलिन 5 से 9 मिनट में अपना काम करके फारिग हो जाता है। ये कुदरती है, 5 से 9 मिनट में वो अपना काम करके इंसुलिन वहां से डिसॉल्व होकर खत्म हो जाता है। फिर अगली बार जब आप ग्लूकोज इनटेक करेंगे फिर इंसुलिन रिलीज होगा और वो अपना काम कर देगा। तो ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए था। बट जो डायबिटिक पेशेंट है, खास करके हम जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की बात कर रहे हैं, जिनका इंसुलिन बॉडी में होकर भी रेजिस्ट हो चुका है और अपने रिसेप्टर्स पे नहीं काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि वो अपने खानों को टुकड़ों में करें। अपने दिन भर का जो खाना, अगर उन्हें बहुत हैवी भी खाना है तो उसे 2 या 3 घंटे के गैप में खाएं, ताकि बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाल सके या यूटिलाइज कर सके। इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स को खाने में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आते हैं जो फ्रूट्स के लिए, जो अक्सर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि हम क्या फ्रूट्स खा सकते हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटरमेलन की, जो कि काफी हद तक 95% वाटर है और 5% शुगर है, प्लेन शुगर है। तो वाटरमेलन के बारे में अगर आपको खाने की इच्छा है और पेशेंट को बहुत ज्यादा माने खाने का, क्योंकि अक्सर यही देखा गया कि जिस चीजों को परहेज बताया जाए पेशेंट उसी को खाना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। तो इसलिए मैं बता दूं, उनको एक लिमिट में, एक क्वांटिटी में वाटरमेलन खा सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहे कि आधा वाटरमेलन, ½ kg या 1 किलो खाना चाहे तो ये इनके लिए जहर की तरह होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर उनकी बॉडी में रुका रहेगा। केला है जो काफी आम है और हर आवाम उसे खाने की ताकत रखती है। केला एक डायबिटिक पेशेंट दिन में सिर्फ 1 खाए तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि 1 केले में 12 से 16 ग्राम शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि काफी ज्यादा है उसके बॉडी के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन केले से मिलने वाले जो दूसरे फायदे हैं, जो उससे हमें B6 मिलता है, B7 मिलता है और कैल्शियम मिलता है, तो इसलिए हम केले का यूज मना नहीं कर सकते। बहुत सारे फायदे हैं।
लेकिन हम क्वांटिटी जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिन में एक केला खाना बहुत हद तक उस पेशेंट के लिए मुफीद रहेगा। और आगे आएंगे, अगर कुछ ऐसे फ्रूट्स है जिन्हें जो बिना कंट्रोल के खाया जा सके, तो वो है चेरीज है, एप्पल है, बेरीज है। हर किस्म की बेरीज इस मामले में अच्छी होती है क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटीज में शुगर को रिलीज करती है। हालांकि उनमें भी शुगर काफी ज्यादा होता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में धीरे धीरे शुगर को रिलीज करते हैं। और ऑरेंज जो है, जिसे सोर कहा जाएगा, खट्टा होता है, ये बहुत अच्छा होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो और पेशेंट के हेल्थ को, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो ऑरेंज का खाना पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा है। बाकी हर वो फ्रूट, जैसे हम गिरा नहीं सकते, हर वो फ्रूट जो मीठा है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर लिया हुआ है। ये बात आपको समझना होगा कि जितने फ्रूट्स हैं, अगर वो मीठा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर है। तो आप अपने हिसाब से, अपने जरूरत के तहत खाइए। अगर आप जानते हैं कि आपका शुगर लेवल 300, 350, 400 मेंटेन रहता है, तो आपके लिए ये फ्रूट्स फायदेमंद नहीं है, आपको ये नुकसान देने वाले। हाँ, अगर आप दवाइयों पर 110, 120, 140 पर वेल कंट्रोल्ड हो, तो आप बिल्कुल इन फ्रूट्स को खा सकते हो, लेकिन हमेशा वेल क्वांटिटी में, कंट्रोल क्वांटिटी में। हर किस्म का फ्रूट खाया जा सकता है, लेकिन एक मतलब लिमिट, लिमिट के अंदर, कम क्वांटिटी में। इसके और क्लियर कर दूं तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो डाइटिंग करते हैं, डायबिटीज पेशेंट जो डाइटिंग करते हैं कि हम ना चावल खाएंगे, ना रोटी खाएंगे, ना सब्जियां खाएंगे और सिर्फ फ्रूट्स पे रहेंगे। तो हमने उन पेशेंट्स का देखा, एक हफ्ता फ्रूट डाइट पर भी होने के बाद, जो दवाइयां नहीं ले रहे थे, ऑब्वियसली वो दवा नहीं खा रहे थे डायबिटीज की, एक हफ्ते बाद जब हमने चेक किया तो उस पेशेंट का डायबिटीज लेवल 555 था। तो ऐसा नहीं है कि आप जो फ्रूट्स खा रहे हो तो आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है और बॉडी, वो भी शुगर है, आपकी बॉडी को उतनी ही तकलीफ होने वाली है उसे न्यूट्रलाइज करने में, जैसा कि चावल को, आलू को खाने के बाद होने वाली। आलू भी बहुत ज्यादा इंडियन फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए काफी हद तक नुकसानदेह। आलू से बचे, चावल से बचे तो उनके लिए बेहतर है। प्रोटीन रिच फूड, उसके बारे में आप बताएं। प्रोटीन रिच फूड, अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच फूड बात की जाए जिससे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, वो है अंडा। 60 ग्राम का अंडे में 6 ग्राम का प्रोटीन होता है। तो अंडा पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। और प्रोटीन बॉडी में ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड बनता है, और जब बहुत जरूरत बॉडी को होती है तभी वो अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा। वरना प्रोटीन का काम बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। वो मसल्स को बिल्ड करने में ही लगा रहेगा, वो आपकी शुगर को इस हद तक बढ़ाएगा नहीं जितना फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाने वाले। और प्रोटीन से जो शुगर बनेगा वो यूजेबल शुगर बनेगा, जो तुरंत बॉडी को जरूरत होगी और उसे इस्तेमाल कर लेगा। प्रोटीन के और जो फूड्स है, जो नॉन वेजिटेरियन से सारे प्रोटीन से भरे हुए, वेजिटेरियंस में सोयाबीन है, तो हम इसे खाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, ना कि मना करेंगे। यानी प्रोटीन रिच फूड जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अंडा है, इसी तरह से गोश्त है, और उसके अलावा दालें जो है वो भी प्रोटीन रिच फूड होती है। हर दाल, 100 ग्राम के दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम के दाल में 9 ग्राम फ्रेश दाल मिलता है। हर 100 ग्राम दाल में 9 ग्राम प्रोटीन कुदरती तौर पर हमें मिलता है। और ये किसी एक क्वालिटी ऑफ दाल के लिए, ये हर दाल के लिए, वो अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, हर दाल में हमें 9 ग्राम प्रोटीन हर 100 ग्राम के इंटेक में मिलता है। और ये वो बेहतरीन नेचुरल प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में जाके ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड्स बनेगा, और अमाइनो एसिड हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरत के काम है उसमें मदद करेंगे। यानी कि इन प्रोटीन से हमें कोई नुकसान नहीं है। डायबिटीज पेशेंट जो है प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बहुत तफसील के साथ उन गिज़ाओं के बारे में बताया जो डायबिटीज पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल जो कि काफी हद तक आपने जवाब दे दिया है, फिर दोबारा जो है उसको थोड़ा सा और तफसील से बताएं, वो कौन सी गिज़ाएं हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह हैं। गिज़ाएं भी बता देते हैं और कंडीशंस भी बता देते हैं कि पेशेंट्स के लिए, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए जो नुकसानदेह गिज़ाओं में, हम रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से सबसे पहली चीज जो उन्हें गिज़ा में बंद करने के लिए कहते हैं वो है चावल। और चावल में भी खास करके व्हाइट राइस, जिसे हम जैस्मिन राइस कहते हैं, उसे बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्वीट पोटैटो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI, ये एक तरीके का कैलकुलेशन है हर दुनिया के हर गिज़ा में उसके ग्लूकोज लेवल को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने इसलिए 3 हिस्से में से बांटा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड।
तो बहुत हद तक डायबिटीज पेशेंट के लिए लो ग्लाइसेमिक या माइल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बेहतर होते हैं, क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट कम होता है। और वही आप अगर आ जाए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो व्हाइट ब्रेड ये शुगर से भरा पड़ा है, बेक्ड पोटैटो अगर स्वीट पोटैटो ऐसे तो था ही शुगर से भरा हुआ, अगर उसे बेक कर दिया जाए तो उसमें और ज्यादा शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें से पानी निकल जाता है और सिर्फ शुगर या शुगर बचा रहेगा। बेक्ड पोटैटो, व्हाइट राइस, ये सारे ऐसी चीजें जो हम डेली रूटीन में ले रहे हैं और इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो तो इसलिए ये चीज पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। और अगर हम और उसके रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रूट्स इन हाई क्वांटिटी बिल्कुल सही नहीं है, आप क्वांटिटी वेल कंट्रोल करके ही लेना है और कॉमनली लिए गए फ्रूट्स में हम बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल देंगे मैंगो का। ये सिर्फ और सिर्फ शुगर है, आप एक ग्लास ग्लूकोज पी रहे हैं, आप अपने शुगर लेवल को 200 से 250 मिलीग्राम पर डीएल ले जा रहे हैं, जो कि आपके लिए डेंजरस है। हम जानते हैं नॉर्मल लेवल एक फास्टिंग का यानी 8 घंटा खाली पेट रहने पर अगर हमने शुगर चेक किया तो ये 125 mg पर डीएल के अंदर अंदर रहना चाहिए। और अगर हमने 2 घंटे का गैप रख के खाने के बाद चेक किया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 जाना चाहिए। 200 के ऊपर जा रहा है यानी कि पेशेंट को हमने डायबिटीज लेबल करना है। इसलिए अगर इन चीजों का ध्यान दे तो खाने के ऊपर बहुत बड़ा रोल है पेशेंट का, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने 2 घंटे के बाद पेशेंट को बुलाया उसका शुगर लेवल चेक करने के लिए, तो जब हमने उसे खिलाया ही है ऐसे ग़िज़ा जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, तो 2 घंटे में उसे बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे तो काफी हाई शुगर लेवल आने वाला है। एक ये बात हो गई। अब आते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस पे जिससे डायबिटीज पेशेंट को सिर्फ नुकसान है। सबसे पहला कंडीशन है जिससे नॉर्मली हर बंदा, हर इंसान, हर तरीके के काम करने वाला बंदा जूझता है, वो है फीवर, बुखार एक ऐसा कंडीशन है कि जब तक फीवर बॉडी में हाई है ग्लूकोज बनता रहेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन लीवर करता रहेगा और ग्लूकोज बॉडी को देता रहेगा। तो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कंटिन्यूअसली 3 से 4 दिन के ऊपर का बुखार उनके लिए वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है, और उनका भले से वो दवाइयां खा रहे होंगे शुगर की, उनकी डायबिटीज लेवल का शुगर लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहेगा। तो फीवर उनके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप जल्द से जल्द उसका इलाज कराएं, जल्द से जल्द उससे दूर हो और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में लाए। ये एक वजह हो गई। आइए हम दूसरी एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट वजह की बात करते हैं जिससे हमारा आवाम, हमारी जो पॉपुलेशन है जूझ रही है, वो है स्ट्रेस, वो है टेंशन, वो है डिप्रेशन। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप अगर अपनी मर्जी से गए हैं तो आप ये बात जान लीजिए कि इसमें सिर्फ नुकसान है, फायदा नहीं है। और अगर आप आस पास की कंडीशंस की वजह से इस कंडीशन में अपने आप को पा रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उसका इलाज ढूंढें, उस एनवायरमेंट को छोड़ दे या किसी डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करें। क्योंकि आइए बेसिक समझते हैं, स्ट्रेस में आप जब तक हो, एक कॉमन सी बात है, जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे, आप किसी चीज पे बहुत जोर देकर सोच रहे हैं और उसको अपने आप पर हावी कर लिए, तो आपके ब्रेन के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और ग्रोथ हार्मोन का काम होता है कि आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज दे, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा जिसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा। तो अक्सर वो पेशेंट जिनके पास जेनेटिक हिस्ट्री नहीं थी, जिनके पास और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं था, और अगर वो डायबिटिक हो गए तो हमने जब उनसे हिस्ट्री लिया तो हमें पता चला कि ये इंटेंस काम का स्ट्रेस या फैमिली स्ट्रेस की वजह से इस लेवल तक आ गए। स्ट्रेस की वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज की वजह से कंटिन्यूअसली इंक्रीज लेवल की वजह से इंसुलिन रेजिस्ट हो जाएगा, और इंसुलिन उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेस एक ऐसा कंडीशन है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। तो डायबिटीज पेशेंट्स को स्ट्रेस, फीवर, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन, किसी भी तरीके की बीमारियां का जल्द से जल्द इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे इम्यूनो सप्रेस स्टेट में, यानी उनकी बॉडी का लड़ने की ताकत काफी कम है बिकॉज ऑफ हाई शुगर, तो उन्हें जल्द से जल्द दीगर आजू बाजू की बीमारियों से जल्द से जल्द कंट्रोल और नॉर्मल होना जरूरी है। इसलिए ये कंडीशंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्वीट्स के बारे में आपने नहीं बताया कि शुगर का पेशेंट जो है मिठाइयां खा सकता है? स्वीट्स जो है वो खालिसतन शुगर, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर है और आपके लज्जत के लिए। वो खाकर अगर पेशेंट को किसी को आजमाना है वो खाए और 2 घंटे के बाद अपना शुगर लेवल चेक कर ले, सिवाय शुगर लेवल बढ़ने के और उसे थोड़े से लज्जत महसूस होने के तीसरा तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट जो है उससे दूर रहे तो बेहतर है।
हाँ, जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, जिन्हें डायबिटीज नहीं है या प्री डायबिटिक नहीं है, वो नॉर्मल क्वांटिटीज में शुगर खा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे वो चावल को नॉर्मल क्वांटिटीज में खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उन्हें पूरा खुली छूट है कि वो जो चाहे वो खाए, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी को उतना ही स्ट्रेस, उतना ही जोर दो जितना वो एक्सेप्ट कर सके। आप उसे रोज ब रोज हाई स्ट्रेस में डालोगे। बहुत आसान सा एग्जांपल आज की तारीख के लिए कि आज खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स को लेना काफी आसान, काफी जरूरी हो गया है। जी जी, फैशन समझा गया है, जरूरी हो गया है कि कोल्ड ड्रिंक खाने के बाद मांगा जाता है दावतों में कोल्ड ड्रिंक। आप इस बात को समझिए, आपने चावल खाया है, सब्जी खाए, रोटी खाए, ऑलरेडी वो ब्रेकडाउन होके जो है बॉडी में ग्लूकोज बनने वाला है। अब इसके बाद आपने उस ग्लूकोज को यूज होने का वक्त नहीं दिया है और आप कोल्ड ड्रिंक को जो पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक क्या है, सिर्फ और सिर्फ शुगर और वाटर है। तो वो शुगर लेवल, वो भी इतना हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर आपकी बॉडी में रोज अगर जाएगा, रोज आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करोगे, तो आप बहुत जल्द से जल्द, ये दावे के साथ बात रखी जा सकती है कि आप जल्द से जल्द डायबिटीज का पेशेंट होने वाले हो। आपको डायबिटीज नहीं होने के लिए ऐसा कुछ भी परहेज नहीं बता पाऊंगा कि आप वो कर लेंगे तो आप डायबिटिक नहीं होंगे। ये इतना डेंजरस अमल है खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक को पीना। तो जब हमारे सामने ये है कि अगर शुगर लेवल बॉडी को ज्यादा दिया जा रहा है तो बॉडी पर स्ट्रेस आ रहा है। मैंने ज्यादा वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसमें मुझे किसी ग्राम बताने की जरूरत नहीं है। पेशेंट और हमारे सारे व्यूअर्स हम सब जानते हैं कि हमें किस हद तक शुगर खाना है। एक हद के बाद बॉडी खुद समझती है कि नहीं, ये जो है हद हो चुकी। आप जो मिठाई खा रहे हो वो सिर्फ अपने लज्जत के लिए, अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए खा रहे हो, वो सिर्फ नुकसान है और सिर्फ नुकसान है। तो इसलिए स्वीट्स भी ठीक उसी तरीके से, कोल्ड ड्रिंक्स भी ठीक उसी तरीके से, किसी भी कंडीशन में ओवर यूज इनका फायदेमंद नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमार मिल्लत चैनल की एक नई पेशकश जो भी हमने आपकी नज़र की, हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, सेहत के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है। और हमारे ऐवान में MBBS डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब इनका ईमानदारी से सेहत के हवाले से हमारी और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये सिलसिला दराज होगा, इसका एक हिस्सा भी आपने समाप्त किया है और दूसरा पार्ट अनकरीब हम आप हजरात तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और दूसरे पार्ट के आप मुंतजिर नजर आए। तो अभी जो आपने समाप्त किया है डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब से, अब उसका बकिया हिस्सा हम इंशाअल्लाह आइंदा आप तक पहुंचाएंगे, बहुत जल्द पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और हमें पता है कि आप उसके मुंतजिर हैं। तो ये पेशकश हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें अपने कमेंट से नवाजें, मस्बत बातें हमें अता करें। अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो उससे भी आप हमें आगाह करें, जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं। अब भी आप तवज्जो फरमाएं, नवाजिश होगी, आप मेमार मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से नाजरीन ये होता है कि यूट्यूब चैनल इस क्लिप को, इस वीडियो को दूसरे व्यूअर्स तक फॉरवर्ड करता है। तो लाइक करेंगे तो एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचाने का नेक काम करेंगे और मेमार मिल्लत चैनल को भी ग्रोथ गुजारिश है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।